ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 123। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यह सीरीज चल रही है। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर सारे आर्टिकल्स अमेंडमेंट सब कवर किया जाएगा। तो आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि 3 सेशंस में बैठते हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। मैक्सिमम परमिसेबल गैप जो इन सेशंस के बीच का जो गैप है वो 6 मंथ है। 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इस गैप को रिसेस पीरियड भी कहा जाता है। और इस गैप में अगर इमरजेंसी में कोई ऑर्डिनेंस लाना पड़ जाए तो उसके लिए लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट की दी गई है। तो इस आर्टिकल में वो बताया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट का जो मैंने बताया रिसेस पीरियड है, जो इस रिसेस पीरियड में कोई ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करना है तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो क्लॉज एक में क्या लिखा है? इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require। यानी जब भी दोनों हाउसेज नहीं बैठ रहे, यानी कोई भी सेशन क्या है वो नहीं है, रिसेस सेशन है, उस टाइम पे अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि ऐसी कुछ परिस्थिति बनी है कि इमीडिएट एक्शन के लिए कोई ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया, तो उसकी जरूरत है उस ऑर्डिनेंस की, तो प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को बनाएंगे। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना और उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। अब आगे क्या है? क्लॉज टू में, एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बट एवरी सच ऑर्डिनेंस। यानी जो भी ऑर्डिनेंस जो नॉर्मल प्रोसीजर से बनता है, सेम सारी चीज उसमें रहेंगी। एक्सेप्शन इसमें, इसके अलावा इसने क्या टर्म्स एंड कंडीशन बताई है? Ordinance shall be laid before both houses of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the assembly of parliament, or if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both houses upon the passing of the second of those resolutions। इसका मतलब क्या है कि जैसे ऑर्डिनेंस बन जाता है, ऑर्डिनेंस बनने के बाद दोनों हाउसेस के सामने ये नॉर्मल जैसे प्रोसीजर में लाते हैं उसी प्रोसीजर से दोनों हाउसेस के बीच में रखा जाएगा। ये दोनों विचार विमर्श करेंगे और जो भी वोटिंग है वो करेंगे। अदरवाइज 6 वीक्स जब वो मिल रहे हैं, दोनों हाउसेज मिल रहे हैं, तो उसके 6 वीक के बाद ऑटोमेटिक ये एक्सपायर हो जाएगा अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो। और डिसअप्रूव कर दिया तो डिसअप्रूव करके तो वैसे ही वो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कार्रवाई नहीं करी तो 6 वीक बाद वैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा। तो कोई ना कोई कार्रवाई करनी है, जब वो दोबारा मिलते हैं सेशन में, तो इस ऑर्डिनेंस पे कार्रवाई उनको करनी है। बी क्या बताया? मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट कभी भी इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं जब उनको लगता है इसकी जरूरत नहीं है, तो असेंबली बैठने से पहले ही वो इसको विड्रॉ कर सकते हैं। हिंदी में देखते हैं, इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर, या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन अब उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इसमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और आगे क्या है? राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। एक्सप्लेनेशन में आगे बताया, वेयर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर समन टू रिसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स द पीरियड ऑफ 6 वीक्स शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज। यानी अगर जो हाउसेज हैं उनको समन कर दिया गया है कि वो दोबारा मिले, तो जब वो दोबारा मिलेंगे तो उस डेट से 6 वीक का जो काउंटिंग है उससे काउंटिंग होगी उसकी शुरू। क्लॉज 3 बताया, इफ एंड सो फार एज एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविजन विच पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कंस्टिट्यूशन बी कॉम्पिटेंट टू एनेक्ट इट शैल बी वॉइड। यानी कोई भी ऑर्डिनेंस ऐसा बनता है जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो वो वॉइड यानी जीरो मान लिया जाएगा। और इसमें जुडिशियल रिव्यू भी होता है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस बना दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है इसको वॉइड करने के लिए। स्पष्टीकरण हिंदी में देखते हैं। स्पष्टीकरण, जहां संसद के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से
पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। यानी जो लास्ट डेट है, जो लेटेस्ट डेट है जो मिलने की, उससे 6 वीक काउंट किए जाएंगे। यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन समक्ष नहीं है, तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैलिडिटी किसी ऑर्डिनेंस की कितनी होती है? 6 मंथ का जो गैप है, जो मैंने बोला मैक्सिमम परमिसेबल गैप है 2 सेशन का, 6 मंथ है, क्योंकि 6 मंथ के बाद तो वैसे ही मिल सेशन आ जाएगा, प्लस 6 वीक, उससे फिर 6 वीक बाद बोला है ना कि जब वो, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, वो जब रिसर्च के बाद बैठेंगे तो उसके 6 वीक काउंट किए जाएंगे इसके एक्सपायर होने के। नॉट व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व, जब लोकसभा डिसॉल्व है तब ये नहीं माना जाएगा कि दोनों हाउसेज अवेलेबल नहीं है। जब रिसर्च सेशन है उसमें ही, ऐसा नहीं कि लोकसभा रद्द हो गई तो आप बोल रहे हो अभी तो एक ही हाउस है, 2 हाउस बैठे नहीं है तो मैं ऑर्डिनेंस लाता हूँ, प्रेसिडेंट नहीं ला सकते। तभी ला सकते हैं जब रिसर्च सेशन चल रहा है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सर्विसेबल है। 6 वीक्स काउंटेड सेकंड हाउस सिटिंग, यानी जैसे मान लो लोकसभा बैठी है 1 तारीख को और राज्यसभा बैठी है 5 तारीख को, तो जो सेकंड सिटिंग यानी जो 5 तारीख की जो डेट है, उसके बाद से 6 वीक काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ हमारी वीडियो तो समाप्त। मैरून एकेडमी